हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हेमेटोपोइटिक एजेंट्स। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है हेमेटोनिक्स के ऊपर पूछा जाता है क्वेश्चन 2023-24 में, 2024-25 में ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जा सकता है। पूछा जा सकता है डिफाइन हेमेटोनिक्स, या पूछा जा सकता है हेमेटोनिक्स पर नोट लिखिए, या पूछा जा सकता है मैच्योरेशन फैक्टर के बारे में। तो इनको किसी भी तरीके से ये पूछ सकते हैं। अब कंटेंट क्या होगा इसके अंदर हमारा, तो हम पहले हेमेटोनिक्स को डिफाइन कर लेंगे, ठीक है ना। हेमेटोनिक्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और एजेंट्स दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। टारगेट एक्चुअली आरबीसी होता है या हीमोग्लोबिन होता है। तो यहाँ पर हेमेटोनिक्स आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा एंड इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल इन ब्लड। तो हेमेटोनिक्स वैसे एजेंट्स होते हैं जो ब्लड के अंदर आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं या हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो हम अलग अलग टाइप के अनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं हेमेटोनिक्स के यूज से। फॉर एग्जांपल आयरन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि आयरन का जो रोल होता है ये हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में होता है। दूसरा है फॉलिक एसिड, जिसको आप विटामिन B9 कह सकते हैं, और विटामिन B12 एक दूसरा विटामिन हो गया, एंड एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। तो ये हमारे हेमेटोनिक्स हो गए। नाउ एरिथ्रोपोइटिन बेसिकली एक हार्मोन होता है जो कि आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। अब देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन का ये पार्ट मैच्योरेशन फैक्टर के बारे में जो पूछा गया है, यहाँ पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। फॉलिक एसिड और विटामिन B12 यानी विटामिन 9 और विटामिन B12 दे आर नोन एज मैच्योरेशन फैक्टर्स। क्यों कहते हैं इनको मैच्योरेशन फैक्टर्स? क्योंकि ये एक फंक्शनल और मैच्योर आरबीसी बनाने में हेल्प करता है। ये कैसे होता है? आपको पता है कि बोन मैरो के अंदर आपका आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस चलता है वहाँ पर। तो बोन मैरो के अंदर अगर हमारे जो बोन मैरो के सेल्स हैं अगर वो हेल्दी होंगे, यानी उसके लिए जो उनका डीएनए है अगर वो प्रॉपर बनेगा, प्रॉपर सिंथेसिस होगा डीएनए का वहाँ पर, तो वहाँ पर बोन मैरो के सेल्स हेल्दी होंगे, जिससे वो मैच्योर एंड फंक्शनल आरबीसी बनाएंगे। मैच्योर आरबीसी, ये पॉइंट नोट करने लायक है, ठीक है। क्योंकि अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है, इन मैच्योरेशन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया काउज होता है। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तब होता है जब आरबीसीज बड़े तो हो जाते हैं लेकिन वो फ्रेजाइल होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं होते हैं। एक छोटा क्वेश्चन और बनता है एडजुवेंट हेमेटोनिक्स का। तो एडजुवेंट हेमेटोनिक्स वो हेमेटोनिक्स होते हैं जो कि आरबीसी के प्रॉपर सिंथेसिस में और प्रॉपर मैच्योरेशन में अपना रोल प्ले करते हैं इनडायरेक्टली। तो एडजुवेंट हेमेटोनिक्स अक्सर हेमेटोनिक्स के साथ ऐड करके दिया जाता है या फॉर्मुलेशंस में उनके ऐड होते हैं ये। जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट है, ये एडजुवेंट हेमेटोनिक्स है। कॉपर है, ये एडजुवेंट हेमेटोनिक्स है। मैंगनीज है, ये एडजुवेंट हेमेटोनिक्स है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है व्हाट आर एडजुवेंट हेमेटोनिक्स। नाउ दूसरा क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी ऑफ कोएगुलेंट्स। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। हालांकि ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछा गया है, लेकिन हम इसको ब्रीफली भी डिस्क्राइब कर सकते हैं 2 मार्क्स आंसर के लिए। सो कोएगुलेंट्स क्या होते हैं? कोएगुलेंट्स आर नेचुरल और सिंथेटिक विटामिन के, सिंपल। अब देखिए विटामिन के जो उसका नाम पड़ा है के, ये आया है जर्मन के एक वर्ड कोएगुलेंट से। मतलब सिंपल है कि जो विटामिन के है इसका रोल हमारे बॉडी के अंदर एज अ कोएगुलेंट है। नाउ ये रोल कैसे प्ले करता है वो हम देखेंगे इसको। उससे पहले हम देख लेते हैं कि विटामिन के इसके कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, राइट। तो विटामिन के जिसको आप फाइटोनाडायोन कहोगे अगर वो नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, जैसे लीफी वेजिटेबल्स से मिलते हैं। विटामिन K2 ये एक फॉर्म है जिसका केमिकल नेम मेनाक्विनोन है, और ये हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज बनाते हैं इंटेस्टाइन्स के अंदर, सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा। इट इज विटामिन K2 एंड विटामिन K3 इज
प्योरली सिंथेटिक वर्जन, वाटर सॉल्युबल, इट इज नोन एज मेनर्ड आयन। विटामिन के का जो रोल है सीधे सीधे वो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है। फाइन, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं बेसिकली ये बनाते लीवर हैं, लेकिन उनको बनाने में विटामिन के अपना रोल प्ले करता है। तो 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो विटामिन के की प्रेजेंस में बनेंगे हमारी बॉडी के अंदर। फैक्टर 2 जिसको प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, फैक्टर 7 जिसको प्रोकन्वर्टिन कहते हैं, फैक्टर 9 जो क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है, एंड फाइनली फैक्टर 10 दैट इज स्टुअर्ट फैक्टर। तो ये विटामिन के का रोल है फॉर्मेशन ऑफ दीज 4 फैक्टर्स। नाउ थेरेप्यूटिक यूज में आप क्या बता सकते हैं? अगर एक पेशेंट है जो काफ़ी लंबे टाइम से बीमार रहा है और उसको एंटीबायोटिक काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो एंटीबायोटिक के यूज से क्या होता है कि जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, राइट, ये वाला पोर्शन देखिए, बैक्टीरियल फ्लोरा भी आपका डैमेज होता है, वो डिस्टर्ब होता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको, चूंकि एंटीबायोटिक आपने यूज़ किया है तो एंटीबायोटिक के यूज़ से ये चीज़ डिस्टर्ब होगी, तो इसको सही करने के लिए आपको विटामिन के देना होता है। तो यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं? विटामिन K1 इज प्रीफर्ड। नाउ दूसरा यूज हो सकता है ओवरडोज ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स अगर आप देंगे तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो ख़त्म होंगे। क्लॉटिंग फैक्टर्स के ख़त्म होने की वजह से क्या होगा कि ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अब आपको क्या करना है? आपको ब्लीडिंग टेंडेंसी को नॉर्मलाइज करने के लिए कोएगुलेंट्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप इस ओवरडोज को सही करने के लिए विटामिन के यूज़ कर सकते हैं। फाइन, एंड द फाइनल यूज कुड बी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो यहाँ पर हम विटामिन K3 यूज़ करते हैं, ये प्रेफर किया जाता है। तो विटामिन K3 का एक सिंगल यूज़ है सिर्फ माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। बाकी इन 2 केसेस में आप विटामिन 3 बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप विटामिन K यूज़ करेंगे, विटामिन K2, विटामिन K1 जो भी अवेलेबल होता है वो यूज़ करेंगे, विटामिन K3 यूज़ नहीं करेंगे। सो दैट्स इट विद दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक है एंटीकोएगुलेंट का। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है बार बार वो हिपेरिन और वारफेरिन पर पूछा गया है। तो हिपेरिन के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस पर है। ये क्वेश्चन 2022 में और 2024 में पूछा गया था। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर देखेंगे तो जो हमारे ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनका एक्टिवेशन होता है और एक्टिवेशन के बाद वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म को परफॉर्म करते हैं। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 10, फैक्टर 9 और फैक्टर 2, ठीक है, ये इनके एक्टिवेटेड फॉर्म्स हैं। नाउ ब्लड में एक एंटीथ्रोम्बिन नाम का केमिकल होता है जो इन एक्टिवेटेड फैक्टर्स को इनहिबिट करते हैं, राइट। इसको कहते हैं 83 एंटीथ्रोम्बिन 3। जो हिपेरिन है वो हिपेरिन एंटीथ्रोम्बिन 3 के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है या उसको पोटेंशिएट करता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये हो गया कि हिपेरिन पोटेंशिएट्स द एक्शन ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3 एंड इनहिबिट दिस एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स, thereby inhibiting the clotting or hence it works as anticoagulant agent। यूजेस में हिपेरिन को अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है अलग अलग कंडीशंस में। से फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो वहां पर हिपेरिन यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज है पल्मोनरी इम्बोलिज्म में। तीसरा यूज है डायलिसिस के टाइम पर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन के अंदर अगर क्लॉटिंग बनता है तो हम उसे नहीं बनने देना चाहेंगे बाय यूजिंग हिपेरिन। एंड एंटीकोएगुलेशन परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए या यूं कह सकते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए या ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए एंटीकोएगुलेंट्स यूज़ किए जाते हैं।
वहाँ पर ख़ास तौर पर जो एंटीकोगुलेंट्स यूज़ होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन होते हैं, फॉर एग्जांपल इनॉक्सापेरिन। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूज़ कंप्लीट होता है। ना वारफेरिन पर देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। 2024-25 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है इसको, और आप इसको इस तरह से आंसर कर सकते हैं। तो वारफेरिन का जो मैकेनिज्म है वो आप सबसे पहले बताएंगे, और उससे पहले आप एक इंट्रोडक्शन देंगे कि वारफेरिन विटामिन के एंटागनिस्ट है। फाइन, विटामिन के का जो रोल होता है वो कोएगुलेशन में होता है, तो विटामिन के का एंटागनिस्ट होता है वारफेरिन। और वारफेरिन की जो कैटेगरी है ये ओरल एंटीकोगुलेंट कैटेगरी की होती है, एंड वारफेरिन इज क्यूमेरिन डेरिवेटिव। ना मैकेनिज्म में देखिए क्या होता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कार्बोक्सिलेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, दीज आर बेसिकली एक्टिव फॉर्म। नाउ ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं डीकार्बोक्सिलेटेड फैक्टर से, और इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि विटामिन के जो है आपका रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो विटामिन के रिड्यूस्ड फॉर्म में कैसे होगा? ये विटामिन के रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस से आपका जो विटामिन के होता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, इस विटामिन के फॉर्म को रिड्यूस्ड विटामिन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम विटामिन के रिडक्टेज, एंड दिस रिड्यूस्ड विटामिन के एक्ट्स एज कोफैक्टर फॉर क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो जब ये विटामिन के रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएगा तो जो डीकार्बोक्सिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, ये डीकार्बोक्सिलेटेड फैक्टर्स कन्वर्ट होते हैं कार्बोक्सिलेटेड फैक्टर्स में, यानी एक्टिवेटेड फॉर्म में। नाउ वारफेरिन क्या करेगा कि इस विटामिन के रिडक्टेज को इनहिबिट कर देगा। जब विटामिन के रिडक्टेज इनहिबिट हो जाएगा तो विटामिन के का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। जब रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो जो डीकार्बोक्सिलेटेड फैक्टर्स है वो कार्बोक्सिलेटेड फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, यानी फैक्टर्स क्लॉटिंग फैक्टर्स का एक्टिवेशन नहीं होगा और क्लॉटिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से आपका जो वारफेरिन है वो क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को इंटरप्ट करता है या रोक देता है। तो ये आपका मैकेनिज्म हो गया वारफेरिन का। ना इसके फार्माकोलॉजी में आप एक दो पॉइंट्स और जोड़ सकते हैं, जैसे फार्माकोकाइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वारफेरिन की ओरल बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओरल बायो अवेलेबिलिटी ऑफ वारफेरिन इज 100%, एंड इसकी जो टी हाफ होती है वो 36 आवर्स के अप्रॉक्सीमेटली होती है। फाइन, तो ये दो पॉइंट हैं जो वारफेरिन को काफ़ी अलग ड्रग बनाता है।